जी कैफेट, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 56 और आज के लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं की ऑडिट मैटर पैराग्राफ। अच्छा, की ऑडिट मैटर की तरफ चलने से पहले आपको असाइनमेंट दी गई थी। हाँ जी, उस असाइनमेंट के भी डिस्कशन करने जा रहे हैं। असाइनमेंट में से कोई क्वेश्चन नहीं पूछना, लेकिन जो कंसेप्ट हमने स्टडी किए थे ना, गोइंग कंसर्न, प्रोसीजर्स, इंडिकेटर्स, इम्प्लीकेशन ऑन रिपोर्ट, इसमें कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए वन बाय वन। कोई क्वेश्चन नहीं, सब ठीक है? जी जी शाबाश। एक मिनट, एग्जाम्पल कौन सी वाली? एडवर्स की फाइनेंशियल रेशोज एक इवेंट या कंडीशन है जो कि डाउट क्रिएट करती है। एडवर्स की फाइनेंशियल रेशो से मुराद है कि जो फाइनेंशियल रेशोज है ना, वो नेगेटिव साइड पे जा रही हैं। जैसे एक है करंट रेशो। करंट रेशो आपको पता है ना, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। वो अगर पिछले कई सालों से डाउन जा रही हो, 2:1, 1.6:1, 1.2:1, 0.9:1 डाउनवर्ड जा रही है, इसका मतलब है ये एडवर्स है, रेशोज एडवर्स हो रही है। ये गोइंग कंसर्न की तरफ इशारा कर रही है कि आपके एसेट्स कम है और लायबिलिटीज ज्यादा बढ़ रहे हैं। बिल्कुल नेट नहीं, ये एक एग्जांपल है ना। आगे जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो या नेट प्रॉफिट रेशो ये डिक्रीज हो रही हो। जैसे डेट इक्विटी रेशो ये एडवर्स हो रही हो, डेट की अमाउंट ज्यादा बढ़ रही है, इक्विटी की कम हो रही है। इसी तरह इंटरेस्ट कवरेज रेशो होती है, कभी पढ़ी आपने? इंटरेस्ट कवरेज रेशो, इंटरेस्ट कवरेज कि आप प्रॉफिट में से कितनी दफा इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। पहले 6 टाइम्स था, अब 2 टाइम्स है। तो इसका मतलब है आहिस्ता आहिस्ता आपका प्रॉफिट इतना ज्यादा नहीं कि वो इंटरेस्ट की पेमेंट जो है वो ज्यादा कर सके। तो ये बहुत सी जब रेशोज होती हैं, हम एनालिसिस करते हैं तो इकट्ठा करके देखते हैं। अगर जो अहम वाली रेशोज है, जैसे ये जितनी रेशो मैंने आपको बताई अहम है, ये एडवर्स साइड पे जा रही हो, तो हम कहते हैं ये एक इंडिकेशन है जो कि गोइंग कंसर्न की तरफ इशारा कर रही है। ठीक है जी। अगेन प्रैक्टिकली आपको बता दूं, एक आधी की रेशो एडवर्स होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ज्यादा की रेशोज अगर एडवर्स हो फिर गोइंग कंसर्न का इशू राइज होता है। लिक्विडेशन बेसिस या ब्रेकअप वैल्यू बेसिस, या जिसे हम अल्टरनेट बेसिस ऑफ काउंटिंग भी कहते हैं, या जिसे हम नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ काउंटिंग भी कहते हैं। इसका मतलब ये है, देखिए मैनेजमेंट ने पहले असेस करना होता है स्टार्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने से पहले कि बेसिस ऑफ काउंटिंग क्या होगी, गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट है कि नहीं, गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है कि नहीं। ये मैनेजमेंट ने, हमने तो बाद में करना है, पहले मैनेजमेंट ने असेस करना है। किस वक्त? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त। अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट है, यानी मैनेजमेंट अगले 12 महीने, कंपनी अगले 12 महीने चलेगी, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं गोइंग कंसर्न बेसिस के ऊपर, यानी रूटीन के मुताबिक, करंट नॉन करंट की क्लासिफिकेशन के साथ, और फिक्स्ड एसेट्स को कॉस्ट पे, एसेट्स और लायबिलिटीज जो है वो कॉस्ट पे रखते हैं। लेकिन अगर गोइंग कंसर्न नॉट एप्रोप्रिएट हो, नॉट एप्रोप्रिएट का मतलब क्या है कि अगले 12 महीने के अंदर अंदर कंपनी बंद हो जाएगी, तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गोइंग कंसर्न बेसिस पे नहीं बनती, फिर बनेगी नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस पे, जिसे अल्टरनेट बेसिस ऑफ काउंटिंग भी कहते हैं, जिसे लिक्विडेशन बेसिस ऑफ काउंटिंग भी कहते हैं, लिक्विडेट हो रही है ना कंपनी, जिसे ब्रेकअप वैल्यू बेसिस भी कहते हैं, क्योंकि सब खत्म हो रहा है। तो इसीलिए इस बेसिस में, नॉन गोइंग में, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम करंट और नॉन करंट की कोई क्लासिफिकेशन नहीं करते, क्योंकि सारा कुछ करंट हो जाता है, 12 महीनों के अंदर ही सेटल हो जाना सारा कुछ। और फिर एसेट्स को भी और लायबिलिटी कॉस्ट पे नहीं, बल्कि जो उनकी मार्केट वैल्यू है उसके पर शो करवाया जाता है। तो इसलिए ध्यान में रखिए, ये जो बेसिस ऑफ काउंटिंग गोइंग कंसर्न होगी कि नॉन गोइंग कंसर्न होगी, इसका परवेसिव इफेक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ये ध्यान में रखिएगा। इसका परवेसिव इफेक्ट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर हो गया? अच्छा, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था, उसने कहा सर केस स्टडी में हम ये तो आइडेंटिफाई करने के काबिल हैं कि इस केस स्टडी में कोई ऐसा इवेंट या कंडीशन तो नहीं जो गोइंग कंसर्न को इफेक्ट कर रहा हो, ये आइडेंटिफाई करने के काबिल है, बता भी देंगे। लेकिन क्या क्वेश्चन में हमसे वो ये जजमेंट करवाएगा कि बताओ इस सिचुएशन में गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है या नहीं है? क्या ये जजमेंट, ये फैसला हमने खुद करना होगा केस में? याद रखें, नहीं करना होगा। आपसे जो भी केस स्टडी, आप जितने भी गोइंग कंसर्न के क्वेश्चन देखेंगे ना, या आपसे प्रोसीजर पूछेगा कि बताओ ये इवेंट या कंडीशन सामने आ गया है, इसको एड्रेस करने के लिए क्या प्रोसीजर है, एडिशनल प्रोसीजर, वो पूछेगा। या आपसे पूछेगा ये केस स्टडी है, इसमें इवेंट या कंडीशन आइडेंटिफाई करो, या आपसे इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट पूछेगा। जब इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट पूछेगा, 100% कंफर्म है, आपको खुद से बताएगा कि गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है या नहीं है, या मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट। यानी नॉर्मली क्वेश्चन में क्या होता है भला, एक जो मैक्सिमम क्वेश्चन है ना, एक बड़ा क्वेश्चन, उसमें उसने केस स्टडी दी होती है, नीचे 3 पार्ट होते हैं। पार्ट ए में कहता है
कि इस केस स्टडी में बताइए कौन से इवेंट्स या कंडीशंस हैं, आइडेंटिफाई द इवेंट्स या कंडीशन व्हिच मे कास्ट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। यानी केस स्टडी में सारी इंफॉर्मेशन दे दी, पहली रिक्वायरमेंट में क्या कह रहा है कि मुझे इवेंट्स या कंडीशन आइडेंटिफाई करके दो। हमने देखना होगा लिस्ट जो पड़ी हुई है हमने, और देखना होगा उस लिस्ट में से कौन कौन सा इवेंट या कंडीशन इस केस स्टडी में आ रहा है, वो आइडेंटिफाई कर देंगे। पार्ट बी में कहेगा बताइए क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, व्हाट प्रोसीजर वुड यू परफॉर्म टू कंफर्म वेदर एंटिटी इज ए गोइंग कंसर्न, व्हाट प्रोसीजर वुड यू परफॉर्म टू कंफर्म वेदर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये क्या आपने बताना है, ये कंफर्म करने के लिए कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, कंफर्म करने के लिए गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट है कि नहीं, कौन से प्रोसीजर होते हैं, एडिशनल प्रोसीजर। फिर तीसरी रिक्वायरमेंट जब होगी ना, वो आपसे ये नहीं कहेगा बताओ इस सिचुएशन में रिपोर्ट के ऊपर इंपैक्ट क्या आएगा, ना ना ना, ये नहीं पूछेगा, बल्कि क्या पूछेगा, अगर आप प्रोसीजर पार्ट बी में जो प्रोसीजर परफॉर्म किया है, परफॉर्म करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट एप्रोप्रिएट है, तो बताइए इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट क्या होगा। अगर आप ये प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट तो है लेकिन मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, रिपोर्ट पे क्या इफेक्ट, वो आपको सेशन पहले बताएगा फिर पूछेगा। हाँ, एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें उसने क्या किया, ये प्रोसीजर पूछ लिए, इवेंट्स कंडीशन पूछ लिया, प्रोसीजर पूछ लिया, और फिर कहा व्हाट शैल बी इंपैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट इन दिस सिचुएशन। इसमें हमने क्या खुद जज करना था कि मटेरियल शाबाश सारी पॉसिबिलिटीज को डिस्कस कर देना था कि अगर प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट है तो अनमोडिफाइड ओपिनियन, हम कहते हैं कि जी एप्रोप्रिएट बट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, तो अनमोडिफाइड प्लस पैराग्राफ गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी का, और अगर हम इसलिए यानी सारी सिचुएशन को डिस्कस करना था। खुद से आप जजमेंट नहीं लगा सकते, ना वो एग्जामिनर आपसे रिक्वायर करेगा कि गिवन इंफॉर्मेशन से बताइए कि ये एप्रोप्रिएट है या नहीं है, ये आपको खुद बताएगा, पक्की बात है। क्लियर हो गया मेरे भाई क्वेश्चन? और की क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? इनएबिलिटी टू ऑब्टेन फाइनेंसिंग, भाई पता चला सैलरीज नहीं पे की इस महीने, 2 महीने की सैलरी पे नहीं की, बिजली के बिल पे नहीं किए और पैसे नहीं है, बैंक से लोन लेने की बात चल रही है लेकिन बैंक ने रिफ्यूज कर दिया, यह है इनएबिलिटी टू ऑब्टेन फाइनेंस। सप्लायर्स चेंजिंग द टर्म्स, इसका मतलब क्या है, हम जिसे उधार माल खरीदते थे उसने कहा भाईजान पहले 2 महीने की पहली पेमेंट आपकी पेंडिंग है, अब आपको उधार माल नहीं बेचना, मजीद माल चाहिए ना, पैसा लेके आए, अब क्रेडिट की बजाय कैश टर्म्स पे बात होगी आपसे। ये समझ आ गया? एरियर आर डिसकंटिन्यूएशन डिविडेंड का मतलब क्या है कि डिविडेंड पे नहीं कर पा रहे, एरियर का मतलब डिक्लेयर कर दिया पे नहीं कर पा रहे, और नॉन पेमेंट का मतलब डिक्लेयर ही नहीं कर रहे। लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज की लिस्टिंग रेगुलेशन में है, अगर एक कंपनी 3 साल तक डिविडेंड पे नहीं ना करती उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। तो कर क्या रहे हैं, प्रॉफिट किधर जा रहा है? ठीक है, तो अगर डिविडेंड पे नहीं कर रही कोई कंपनी, क्यों नहीं पे कर रही होगी? प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में प्रॉफिट है फिर भी डिविडेंड पे नहीं कर रही, प्रॉब्लम। और अगर प्रॉफिट नहीं है वो डायरेक्ट गोइंग कंसर्न की कंडीशन है, और अगर प्रॉफिट है और डिविडेंड पे नहीं कर रही ये भी गोइंग कंसर्न की कंडीशन है, क्योंकि इसका मतलब यह है ये काउंटिंग एडजस्टमेंट कर रहे हैं। प्रॉफिट जो आ रहा है ना काउंटिंग पॉलिसी वगैरह चेंज इस तरह की एडजस्टमेंट से आ रहा है, वरना असल में कैश होता तो डिस्ट्रीब्यूट ना करते थे। नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड, ये तो सब ये बहुत अहम कंडीशन है, नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। देखिए एक है नॉन कंप्लायंस विद डेट कोविनेंट, लोन एग्रीमेंट की नॉन कंप्लायंस करना। अब मुझे बताइए आईएमएफ से लोन लिया, आईएमएफ ने कहा कि भाई ये टैक्स ज्यादा लगाए, पेट्रोल की कीमत बढ़ाएं, हम कहते हैं नहीं बढ़ाते, आईएमएफ क्या कर, लोन नहीं देगा, गोइंग कंसर्न डाउट, और अगर लोन दिया हो कहेगा वापस करो, है नहीं तो क्या करेंगे फिर, बैंकरप्सी वाली कंडीशन, डाउट आ गया ना। अगर हमें अल्टरनेट सोर्स चाइना से सप्लाई ना है, अल्टरनेट से फाइनेंस अरेंज ना हो तो पाकिस्तान तो गया। उसी तरीके से कंपनी में भी अगर कल खुद सवाल पूछ के खुद ही डिटेल कर रहा था, तूने भी बोला था 3 बने, 1 2 3, तो 2 तरह की वायलेशन होती है केस स्टडीज में, एक होगी लोन एग्रीमेंट की और एक होगी किसी लीगल रिक्वायरमेंट की। दोनों का इफेक्ट सेम है कि अगर लोन एग्रीमेंट की वायलेशन, दोनों गोइंग कंसर्न को अफेक्ट कर रही है। डेट कोविनेंट की वायलेशन की ना, बैंक कहेगा भाई अच्छा मेरी कंडीशन लगाई थी नहीं पूरी की, लाओ पैसे वापस, ये भी गोइंग, पैसे नहीं है तो गोइंग कंसर्न इशू। और अगर लॉ की वायलेशन की तो गवर्नमेंट लाइसेंस कैंसिल कर देती है, गवर्नमेंट वो बिजनेस बंद कर देती है, ये भी गोइंग कंसर्न, ये ज्यादा सीवियर इशू है गवर्नमेंट वाला।
ठीक है। लेकिन एग्जाम में जब कभी आपसे कहेंगे ना डेट की वायोलेशन हुई है या गवर्नमेंट रेगुलेटरी एक्शन है, आपने इसे गोइंग कंसर्न की तरफ इंडिकेशन के तौर पे लेके डिसीजन के ऊपर नहीं पहुंचना। गोइंग कंसर्न नॉट एप्रोप्रिएट, बल्कि क्या कहना इवेंट्स या कंडीशन है व्हिच मे कॉज डाउट ऑन गोइंग कंसर्न, कंफर्म एडिशनल प्रोसीजर के बाद होगा। क्लियर हो गया? ये दोनों एग्जाम्पल आपने एक पूछी थी, मैंने दो बता दी। एक कौन सी पूछी थी आपने? लीगल रिक्वायरमेंट्स की, और मैंने डेट एग्रीमेंट की भी समझा दी, क्योंकि दोनों मिलते जुलती हैं और इफेक्ट सेम है। गोइंग कंसर्न पे डाउट क्रिएट होता है। और की क्वेश्चन जी मेरे भाई? ठीक है, ठीक है, शाबाश शाबाश शाबाश। इस सवाल का जवाब जो बताएगा 50 रुपए ना। सवाल मैं आपको थोड़ा सा रीफ्रेज करके बता। क्वेश्चन यह है, पहला क्वेश्चन, हमारा एक क्लाइंट है, उसके पास टोटल एसेट्स हैं फर्स्ट कीजिए 5 करोड़ के, और उसके खिलाफ एक लीगल केस फाइल हुआ है 10 करोड़ का। अगर क्वेश्चन को यहीं पे रोक लेते हैं, यहीं पे रोक लेते हैं, तो इवेंट्स या कंडीशन है, इसको आप एक्सेप्शनल लिटिगेशन समझ के एमसीएस मैटर में लेके जाएंगे कि अब क्लियर हो रहा है कि गोइंग कंसर्न का मसला है, तो है ये भी लिटिगेशन, इसको आप गोइंग कंसर्न इवेंट्स या कंडीशन। उन्होंने कहा सर ये इवेंट या कंडीशन है, इस पे हमने एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बताइए। एक मिनट हारे, 1 2 3 4 1 जी मेरे भाई बताए। लोन एग्रीमेंट देखेंगे, शाबाश बिल्कुल ठीक है। और लॉयर से भी पूछ लेंगे, देखेंगे मैनेजमेंट के पास पैसे नहीं है, हमारे सामने है लिटिगेशन के हवाले से, हो सकता है वो कोई फैसला हो चुका है तो बात उधर ही कंफर्म हो जाए, ठीक है, क्योंकि लीगल केस है, लीगल केस में हमेशा लॉयर से ओपिनियन लेना है हमने। अच्छा एक मिनट हरी, और पेरेंट कंपनी से हम पूछेंगे कि वो देखेंगे अगर पेरेंट कंपनी ने कोई सपोर्ट दिया कि नहीं दी। एक मिनट हरी, एक होता है इंटेंशन, एक होता है एबिलिटी, ये दो लफ्ज याद रखिएगा, इंटेंशन और एबिलिटी। हमने एज ऑडिटर दोनों देखना है। इंटेंशन क्या, इस दफा 5 पेपर पास करूंगा, एबिलिटी है कि नहीं, एबिलिटी है कि नहीं, ये भी देखना चाहिए ना, सिर्फ इनकी इंटेंशन पे डिसीजन थोड़ी कर लेंगे। और कोई नहीं बोलेगा। होल्डिंग कंपनी की इंटेंशन है कि जरूरत पड़ने पे अगर इनके खिलाफ केस का फैसला आया तो हम इनको पैसे लोन के तौर पे दे देंगे, ये हमने एग्रीमेंट देख लिया, और कोई नहीं बोलेगा। ये होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडी के साथ ये एग्रीमेंट किया हुआ था, हमने मजीद कोई प्रोसीजर परफॉर्म करना है क्या नहीं, और कोई नहीं बोलेगा। 3 दफा कह चुका, फिर कहते सर मैंने कुछ नहीं कहा, मेरी तरफ ना है जी। उनकी एबिलिटी भी देखे, कैसे, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे, उनकी वर्थ कितनी है, शाबाश, उसके बाद इस नतीजे पे पहुंचेंगे, शाबाश। तो बिल्कुल जब हमने वैल्यूएशन करनी है, जब हमने इसकी वैल्यूएशन करनी है, सबसे पहले अगर इवेंट्स या कंडीशन आए हमने एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, ये पक्की बात। उस एडिशनल प्रोसीजर में जहां पे हम ये देखेंगे अगर होल्डिंग कंपनी ने कोई फाइनेंसिंग अरेंजमेंट का एग्रीमेंट किया हुआ जरूरत के वक्त, तो वो एग्रीमेंट तो पढ़ना ही पढ़ना है, हुआ कि नहीं हुआ, ज़बानी कलामी थोड़ी। या उसके बाद एबिलिटी ऑफ होल्डिंग कंपनी भी देखनी है कि उनके पास अपने भी इतने एसेट, ये तो नहीं खुद अपने हालात से भी ज्यादा पतले हों और वो कह रहे हो नहीं जरूरत पड़ने पे आपको हम फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, वो भी देखना। और अगर हमें लगता है कि जी उनकी एबिलिटी ऐसी नहीं है कि वो रीपे कर सकेंगे, इसका मतलब है इस एग्रीमेंट की कोई हैसियत नहीं है, स्टिल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही है। क्लियर हो गया जी? जी एक्सेप्शन, अगर कोई लिटिगेशन है एग्जाम में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि वो एमसीएस मैटर में जाएगी कि गोइंग कंसर्न में, कल बताया था। क्वेश्चन में अगर आपको कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं देता, सिर्फ लिटिगेशन की बात करता है, वो एमसीएस मैटर है। लेकिन अगर साथ में एडिशनल इस तरह की इंफॉर्मेशन दे देता है कि कंपनी के पास सफिशिएंट एसेट्स नहीं है, या अगर केस कंपनी के खिलाफ आया तो कंपनी वाइंड अप हो सकती है, जब इस तरह की एडिशनल इंफॉर्मेशन दे तो फिर हमने गोइंग कंसर्न की तरफ लेके जाना है। जब स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन दे तो फिर एक्सेप्शनल लिटिगेशन की तरफ। क्लियर हो गया? अब अगला सवाल मेरा, मेजर डेटर बैंकरप्ट हो गया,
ये कैसे पता चलेगा कि इसे ये रन के बाद इसे सब्सिक्वेंट इवेंट है एमसीएस ऑफ मैटर पे की तरफ लेके जाना है कि गोइंग कंसर्न की तरफ लेके जाना है? एक मिनट, क्योंकि जी हाँ शाबाश, अगेन वही कंसेप्ट देखेंगे एडिशनल इंफॉर्मेशन उसने दिया कि नहीं दी। अगर तो सिर्फ उसने इतनी कोई इंफॉर्मेशन दी है मेजर डेटर, तो फिर वो सब्सिक्वेंट इवेंट है एमसीएस ऑफ मैटर की तरफ जाएगा। लेकिन अगर उसने आगे कोई परसेंटेज कि टोटल सेल्स का 40%, 50%, 60%, 70%, फिर गोइंग कंसर्न। क्लियर हो गया मेरे भाई जी? क्या हाँ रूटीन नेचर की, लेकिन मैंने आपको बताया था एग्जाम में जो भी लिटिगेशन आएगी वो एक्सेप्शनल जरूर है, एक्सेप्शनल जरूर है। आपने आगे ये डिसाइड करना है कि ये एक्सेप्शनल है कि गोइंग कंसर्न को भी इफेक्ट कर रही है, सिर्फ एक्सेप्शनल है कि गोइंग कंसर्न को भी इफेक्ट, ये देखना है। प्रैक्टिकली बताया था आपको कि प्रैक्टिकली छोटे मोटे केसेस चलते रहे हैं कंपनी के खिलाफ, वो फिर हमारा एमसीएस ऑफ मैटर नहीं होता, वो हम कहते हैं रूटीन के जाने दो, की ऑडिट मैटर में डालना तो डाल दो, एमसीएस ऑफ मैटर रूटीन के केसेस में नहीं डालते। लेकिन एक्सेप्शनल लिटिगेशन हो तो एमसीएस ऑफ मैटर, और एक्सेप्शनल लिटिगेशन से कंपनी टूटने का खतरा हो गोइंग कंसर्न, फर्क है। इसी तरीके से आपको टैक्स कंटीजेंसी का भी बताया था, वो क्या रूल था? रूटीन नेचर की टैक्स कंटीजेंसी हो तो की ऑडिट मैटर, और अगर कहे कि कोई रेगुलेटरी एक्शन है फिर एमसीएस ऑफ मैटर, एमसीएस ऑफ मैटर। गोइंग कंसर्न में टैक्स वाला कोई नहीं है मेरा ख्याल में, टैक्स वाले नहीं है, लीगल केस वाला पॉइंट था, टैक्स वाला नहीं। इसका मतलब है टैक्स वाले इश्यूज के ऊपर गोइंग कंसर्न पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी। देखिए अगर लिखा होना तो जो उसने लिखा उसके मुताबिक चलेंगे। अगर उसने कहा कि टैक्स का है कि अभी ने ऑर्डर पास कर दिया और कंपनी के पास कुछ भी, तो फिर जो कहेगा उसके मुताबिक। लेकिन मैं आपको वो बताऊंगा जो नॉर्मली केस स्टडी में टेस्ट करता है या कर सकता है, ठीक है? टैक्स की वजह से वाइंड अप कर सकता है? नहीं 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 भाई, आपने शायद किसी जगह पे पढ़ा, मुझे क्लास के बाद दिखा दीजिएगा आपने किस जगह पे पढ़ा है। भाई का पॉइंट ऑफ व्यू है कि शायद उन्होंने किसी जगह पे ये पढ़ा है कि टैक्स इश्यूज की वजह से कंपनी वाइंड अप हो सकती है। मेरा नहीं ख्याल के कहीं पे हो, लेकिन देखिए जैसे भाई का अगर वो क्वेश्चन में इस तरह की बात लिख दे तो वाइंड अप कर देंगे, तो फिर इसका मतलब है गोइंग कंसर्न की तरफ लेके जा रहे हैं, हम ले जाएंगे उस सूरत में। लेकिन नॉर्मली ऐसे होता नहीं, और ना ही मैंने टैक्स के ऊपर कोई इस तरह का क्वेश्चन देखा है, मुझे दिखा दीजिएगा जी। देखिए परसेंटेज कितने डेटर की बात हुई ना, अगर साथ में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दे, उसका कोई बेंचमार्क नहीं है। स्टैंडर्ड ने सिर्फ 1% जो है वो बताई हुई है, 5% ऑफ प्रॉफिट। बाकी इसके अलावा जितनी परसेंटेजेस है ना वो जजमेंट की बेस पे हम उसे क्लासिफाई करते हैं। तो अगर आप मेरे से पूछे ना सर डेटर बैंकरप्ट हो गया, साथ में परसेंटेज दी है, तो कितने परसेंट पे उसको गोइंग कंसर्न की तरफ लेके जाना है और कितने परसेंट में नहीं लेके जाना, तो स्टैंडर्ड मैंने लिखा वो आपकी जजमेंट है। आप नॉर्मली जो भी परसेंटेज हो उसे गोइंग कंसर्न की तरफ ले जाए, ठीक है? हाँ, अच्छा एक और जगह पे भी परसेंटेज बताई हुई, लेकिन वो भी स्टैंडर्ड में नहीं बताई हुई। वो याद है वो कंफर्मेशन में डिसएग्रीमेंट एक्सेप्शन रेट 15% बताया है, वो भी मैंने शायद उस वक्त भी बताया था, स्टैंडर्ड में नहीं बताई हुई। वो हमने पास्ट ऑर्डर के सोल्यूशन से निकाली हुई है कि इसे कम पे आई कैप कहता है ये लो है, और जब इसे ज्यादा हो जाए तो आई कैप का सोल्यूशन कहता है ये हाई है, ठीक है जी? एक मिनट जी। हाँ, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस पे बननी चाहिए, गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट नहीं है और मैनेजमेंट एग्री कर गई कि ठीक है हम नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, तो क्या मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न का पैरा आएगा? तो फिर कौन सा पैरा आएगा? एमसीएस ऑफ मैटर, शाबाश, एमसीएस ऑफ मैटर आएगा, ठीक है? इस सिचुएशन में अगर मैनेजमेंट एग्री कर जाए तो एमसीएस ऑफ मैटर आएगा, और अगर मैनेजमेंट एग्री नहीं करती तो मिस स्टेटमेंट है, एडवर्स ओपिनियन आएगा, और उसके साथ बेसिस ओपिनियन चेंज होगा, और उसके साथ एमसीएस ऑफ मैटर के गोइंग कंसर्न कोई भी नहीं आएगा। डुप्लीकेशन थोड़ी करनी है, डुप्लीकेशन थोड़ी करनी जी मेरे भाई। जी जी ठीक है, दोनों में से नहीं नहीं, देखें डिस्क्लोजर तो आएंगे ना हर केस में। अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट एप्रोप्रिएट है, उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाई है और उसका डिस्क्लोजर भी दे दिया हुआ है, तो फिर कौन सा पैराग्राफ आएगा? एमसीएस ऑफ मैटर आएगा, एमसीएस ऑफ मैटर ही आएगा, ठीक है? नोट्स टू द अकाउंट्स का रेफरेंस एमसीएस ऑफ मैटर में भी आता है और गोइंग कंसर्न में भी आता है,
तो एमसीज ऑफ मैटर में भी हम उसको रेफर करते हैं, ठीक है, इसमें एमसीज ऑफ मैटर आएगा। और भी क्वेश्चन? चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये वॉल्यूम 1 के क्वेश्चन है। वॉल्यूम 2 के क्वेश्चन ये आज की ऑडिट मैटर के साथ कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर आज वॉल्यूम 2 की तरफ गए ना फिर ये लेक्चर के लिए टाइम नहीं बचना। आपने लेकिन जो अटेम्प्ट किए हुए हैं ना उसको जाया नहीं करना सफा को। वो जब आपके साथ शेयर होंगे, सोल्यूशन या क्लास में डिस्कस होंगे, आपने कंपेयर लाजमी करना है, और जहां पे जरा भी पॉइंट आगे पीछे वो पूछ लेना है। 22 एक्सप्लेन 5 पोटेंशियल इंडिकेटर्स दैट ऑडिट क्लाइंट इज नॉट ए गोइंग कंसर्न। इंडिकेटर्स बताइए, क्या इंडिकेटर्स है मेरे भाई? कोशिश करनी है वो वाले इंडिकेटर्स बताएं जो केस स्टडी में पूछता है। सब्सटेंशियल लॉसेस, नेट करंट लायबिलिटी पोजीशन, नेट लायबिलिटी पोजीशन, लॉस ऑफ मेजर प्रोडक्ट या मेजर कस्टमर या मेजर सप्लायर। अनइंश्योर्ड कैटास्ट्रॉफी भी बताएं, वो ज्यादा पूछता है। अनइंश्योर्ड कैटास्ट्रॉफी, नॉन कंप्लायंस रेगुलेशन या नॉन कंप्लायंस विद डेट कोवेनेंट, लॉस ऑफ पेंडिंग लीगल प्रोसीडिंग्स इफ सक्सेसफुल कंपनी गयो गोइंग कंसर्न, और हाईली सक्सेसफुल कंपेटिटर्स जो कि हमारा मार्केट शेयर खींच रहे हैं। ये क्या है? ये नहीं है, ये है। बी पार्ट, डिस्क्राइब द ऑडिट प्रोसीजर विच यू शुड परफॉर्म इन असेसिंग वेदर और नॉट क्लाइंट इज गोइंग कंसर्न। क्या प्रोसीजर? अच्छा बताइए, ये टू आइडेंटिफाई के प्रोसीजर है कि ओन आइडेंटिफाई? ओन आइडेंटिफाई, क्योंकि इवेंट तो ऊपर आइडेंटिफाई हो गए हैं, अब ये ओन आइडेंटिफाई, क्योंकि कंफर्म करने के लिए, जब कंफर्म करना होता है कि गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है कि नहीं, एडिशनल प्रोसीजर है। आइडेंटिफाई करने के लिए रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है, आइडेंटिफाई करने के बाद कंफर्म करने के लिए कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है कि नहीं, गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है कि नहीं, कंफर्म करने के लिए जो प्रोसीजर होते हैं वो एडिशनल है। बी क्लियर? 23 व्हाट आर द रिपोर्टिंग, अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है ये 23, व्हाट आर द रिपोर्टिंग रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर इन द फॉलोइंग सिचुएशंस? There is uncertainty regarding going concern assumption which is properly disclosed in the financial statements. Unmodified opinion है, plus MCs नहीं, material uncertainty related to going concern का पैरा, जिसमें क्या करेगा ऑडिटर? नोट्स का रेफरेंस देगा, मैटर को डिस्कस करेगा, और मैटर डिस्कस करते हुए क्लियर स्टेटमेंट देगा। मैटर डिस्कस करते हुए क्लियर स्टेटमेंट देगा। क्या नहीं, ओपिनियन अनमोडिफाइड तो कहेगा ही कि ये गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी है। यानी कुछ लोग क्या करते हैं, डंडी कैसे मारते हैं गोइंग कंसर्न के पैराग्राफ में, वो इवेंट्स या कंडीशन जो डाउट वो बता देते हैं, लेकिन ये मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं ये नहीं बताते। वो समझते हैं कि हमारा यूजर पागल है, उसे पता ही नहीं कि इवेंट्स या कंडीशन और चीज है, मटेरियल अनसर्टेनिटी और चीज है। हालांकि हमें पता है, कल हमने डिस्कस किया है कि इवेंट्स या कंडीशन कास्टिंग डाउट और चीज है, ऊपर वाली चीज है, और मटेरियल अनसर्टेनिटी नीचे वाली, ये दोनों में फर्क है। तो पैराग्राफ, अब देखें क्या ये पॉसिबल है कि कोई इवेंट्स या कंडीशन हो लेकिन मटेरियल अनसर्टेनिटी ना हो? हाँ, ये पॉसिबल, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि मटेरियल अनसर्टेनिटी हो और कोई इवेंट या कंडीशन ना हो। तो इसका मतलब जब कभी मटेरियल अनसर्टेनिटी का पैरा आएगा उसमें मटेरियल अनसर्टेनिटी की भी बात करेंगे और इवेंट या कंडीशन की भी बात करेंगे। तो शाबाश, ए में आपने बिल्कुल ठीक कहा, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न का पैराग्राफ आएगा जिसमें हम 3 बातें लिखेंगे, और मैटर के साथ साथ इवेंट या कंडीशन के साथ साथ इवेंट मटेरियल अनसर्टेनिटी के अल्फाज लिखे होने चाहिए। बी, ऑडिटर इज ऑफ द ओपिनियन दैट द कंपनी इज नॉट ए गोइंग कंसर्न। एक मिनट हारिए, अब देखिएगा स्टूडेंट कैसे फेल होते हैं। जी मेरे भाई, कौन बताएगा? अब बताएं। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे गोइंग का, शाबाश, यही चीज मैंने देखनी थी, शाबाश, ये पास होने वाले कि फाइनेंशियल, यहां पे चूंकि उसने नहीं बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस बेसिस पे बनी है, तो हम दोनों पॉसिबिलिटीज कवर करेंगे। इफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस, तो ये मिस स्टेटमेंट है, एडवर्स ओपिनियन देंगे, बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन में एक्सप्लेन कर देंगे। और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न अल्टरनेट बेसिस पे बनी है, अनमोडिफाइड ओपिनियन, लेकिन एमसीज और मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करेंगे जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे रेफरेंस मैटर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनी हुई है।
और स्टेटमेंट कि आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। शाबाश। 24 आउटकम ऑफ एन अनसर्टेनिटी डिपेंड्स ऑन फ्यूचर एक्शन आर इवेंट्स दैट अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ that are not under direct control of entity but it may have material effect on the financial statement. Discuss impact of an uncertainty on auditor's report. अच्छा, उसने जनरल अनसर्टेनिटी का वर्ड पूछा है, मैं इसको स्पेसिफिक गोइंग कंसर्न के हवाले से पूछ रहा हूं। अगर गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी है, इसका रिपोर्ट पे क्या फर्क आएगा? देखा जाएगा डिस्क्लोज किया कि नहीं की, नहीं की तो मिस स्टेटमेंट, इफेक्ट मटीरियल है तो क्वालिफाइड, परवेसिव है तो, और अगर डिस्क्लोज की हुई है तो अनमोडिफाइड ओपिनियन, और रिपोर्ट पे पैरा मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। 24 क्लियर है? इसमें देखिए आप ये जरूर नोट करते रहें कि किसमें आपने दोनों पॉसिबिलिटीज कवर करनी है, किसमें सिर्फ एक। ठीक है, इसमें उसने 23 के पार्ट ए में उसने कह दिया था डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हमने सिर्फ डिस्क्लोज वाली डिस्कस की। बी में उसने ये नहीं बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न के मुताबिक बनी है कि नहीं बनी, हमने दोनों डिस्कस किया। ये समझे इस चीज को, ये इजी मार्क्स होते हैं जो लूज कर जाते हैं। नेक्स्ट 25 केस स्टडी कल करें, चलिए ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए, अभी तक इस पूरे चैप्टर का थीम क्या चल रहा है? उसने हमें ऑडिट रिपोर्ट के एलिमेंट सारे बताए वन बाय वन, इसमें क्या क्या होता है, और इसमें जो अहम एलिमेंट्स हैं वो बता रहा है वो किस किस सिचुएशन में आते हैं और किस तरीके से आते हैं। जैसे हमने सीखा कि एमसीज ऑफ मैटर किन सर्कमस्टेंसेस में आएगा, ड्राफ्ट कैसे करना है। हमने सीखा अदर मैटर किन सर्कमस्टेंसेस में आएगा, ड्राफ्ट कैसे करना है। हमने सीखा गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी किन सर्कमस्टेंसेस में आएगा, ड्राफ्ट कैसे करना। ड्राफ्टिंग भी कल बता दी थी ना आपको। उसी तरीके से अब हम अपना लास्ट एलिमेंट रिपोर्ट का डिस्कस कर रहे हैं, अहम जो एग्जाम पॉइंट ऑफ की ऑडिट मैटर। इसमें काम की दो ही चीजें हैं, काम छोटी मोटी चीजें और भी, जैसे एमसीक्यू मैटर में भी छोटे मोटे कंसेप्ट अदर मैटर में भी थे, गोइंग कंसर्न में भी थे, काम की चीजें लेकिन दो ही होंगी। क्या? की ऑडिट मैटर किन सर्कमस्टेंसेस में आएगा और ड्राफ्टिंग कैसे होगी। क्या ड्राफ्टिंग का क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है? ड्राफ्टिंग बिल्कुल, देखें वो इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट भी पूछ सकता है, ड्राफ्टिंग भी पूछ सकता है। जब किसी भी एलिमेंट को सामने रख के इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट पूछता है तो क्या होता है बेसिकली, केस स्टडी में उसने वो डिफरेंट इंफॉर्मेशन दी होती है जिसमें वो वाला पैराग्राफ आ रहा होता है और हमसे कहता है इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट बताओ। हमने सिर्फ बताना होता है कि ये पैराग्राफ आएगा और उसमें ये इंफॉर्मेशन होगी, उसको ड्राफ्ट नहीं करना होता। एग्री करते हैं? तो हमसे जब इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट पूछता है ना, इसमें स्टूडेंट थोड़ा इजी होते हैं, ज्यादातर प्रैक्टिस इसी तरीके से की होती है स्टूडेंट ने। लेकिन इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट के साथ उसका दूसरा तरीकाकार है ड्राफ्टिंग, वो ड्राफ्टिंग भी पूछता है। ड्राफ्टिंग में उसके पास दो ऑप्शन है। पहली ऑप्शन आपसे कहे ये इशू है और इसको ड्राफ्ट करके दे दो, और दूसरा आपको कहेगा एरर्स निकाल के दो, ये मैंने ड्राफ्ट किया, एरर्स निकाल के दो। अब अगर आपने देखा गोइंग कंसर्न की जो मैंने आपको होम असाइनमेंट दी थी, उसमें उसने ये नहीं कहा था कि ये गोइंग कंसर्न का वाला ड्राफ्ट करके दो, वो ड्राफ्टिंग का क्वेश्चन था। उसने कहा नहीं ड्राफ्ट मैं करता हूं, उसमें से गलतियां निकाल के दो। उसमें सबसे बड़ी गलती क्या थी? बड़ी बड़ी गलती हेडिंग से दी उसने, और उसने गोइंग कंसर्न की बजाय एमसीक्यू मैटर दिया था। मिस स्टेटमेंट थी शायद लेकिन उसने ओपिनियन अनमोडिफाइड दिया था। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा अब चलिए एक मिनट पॉज कीजिएगा। तो कहां पे थे हम? के ऑडिट मैटर। तो उसी तरीके से की ऑडिट मैटर हम स्टार्ट करेंगे ना, जैसे वो क्वेश्चन तो हर कल डिस्कस हो जाएगा। की ऑडिट मैटर में भी हम इसी तरीके से सीखेंगे। छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं इसमें, काम की चीजें जो असल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना वो दो ही हैं। नंबर 1 किन सिचुएशंस में की ऑडिट मैटर आएगा, और नंबर 2 हमने इसकी ड्राफ्टिंग कैसे करनी है। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब मैं तरतीब से चलूंगा और कुछ दूसरे छोटे बड़े कंसेप्ट भी आपको लेक्चर में हम इसको कवर करेंगे। सबसे पहले की ऑडिट मैटर, जिसे कैम भी समटाइम कहते हैं, लेकिन आपने हमेशा लिखना पड़ना की ऑडिट मैटर ही है। सेक्शन इन रिपोर्ट, ये असल में है क्या चीज? की ऑडिट मैटर है। ये आज से कोई 4-5 साल पहले ऑडिट रिपोर्ट में नहीं होता था,
यानी 150 साल हो गए, कभी किसी ने नहीं सोचा कि इसको भी ऑडिट रिपोर्ट का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन रिसेंटली ऑडिट प्रोफेशन पे ऑडिटर जो काम करता था ना, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आना शुरू हो गए कि ऑडिटर तो सिर्फ साइन करता है, ये कोई काम तो नहीं करता। तो ऑडिटर ने आईफैक्ट ने कहा अच्छा, एक्सपेक्टेशन गैप बढ़ा है, लोग समझते हैं ऑडिटर काम नहीं करता, सिर्फ साइन करता है और पैसे ले लेता है, हालांकि ऑडिटर इतना काम करता है। आइंदा से हम जो ऑडिटर काम करता है वो भी रिपोर्ट में बताएंगे, जनरल पब्लिक को पता चले कि हम जिस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं ना, बैठे बिठाए नहीं पहुंच गए, बल्कि हमने मेहनत की है, हमने काम किया है, हमने प्रोसीजर परफॉर्म किया। तो पहला डिसीजन ये हुआ कि ऑडिटर जो प्रोसीजर परफॉर्म करता है, जो बड़े बड़े प्रोसीजर उसने परफॉर्म किए हैं, वो बताने चाहिए शेयर होल्डर्स को। बिल्कुल ऐसे है जैसे आपके वालिदैन को सिर्फ आपका रिजल्ट नहीं पता चलना चाहिए, बल्कि उस रिजल्ट के पीछे आपने जो मेहनत की है वो भी पता चलना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता फेल है तब भी, और अगर पास है तब भी, घर वालों को पता चलना चाहिए कितनी मेहनत आती है इसमें। उसी तरीके से चाहे अनमोडिफाइड ओपिनियन है, चाहे वो एक अलग बात है, लेकिन ऑडिटर ने जो भी प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं वो पता चलना चाहिए। आप लोग इससे एग्री करते हैं? इस मकसद के लिए एक पैराग्राफ इजाद किया गया जिसे कहा गया की ऑडिट मैटर सेक्शन, की ऑडिट मैटर पैराग्राफ। अच्छा, अगला सवाल ये था कि की ऑडिट मैटर पैराग्राफ हमने दे तो दिया रिपोर्ट में, क्या हर रिपोर्ट में आना चाहिए? उन्होंने कहा नहीं, हर में नहीं, जो लिस्टेड है उन रिपोर्ट में इंक्लूड करेंगे, बाकी ऑप्शनल है। अहम क्वेश्चन ये था, क्या की ऑडिट मैटर में हम ऑडिटर का हर प्रोसीजर लिखें? डेफिनेटली अगर हर प्रोसीजर लिखते ना तो ऑडिट रिपोर्ट भी 1000 सौ की हो जाती। हर प्रोसीजर नहीं लिखते, तो फिर क्या करना चाहिए? कौन से? सिग्निफिकेंट भी बहुत से प्रोसीजर हो जाते हैं। हमने मोस्ट सिग्निफिकेंट जो प्रोसीजर परफॉर्म किए होते हैं वो इंक्लूड करने चाहिए। जैसे ड्यूरिंग द ईयर, वैसे तो हमने हर एरिया पे काम किया, लेकिन इंपेयरमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स इसने हमें बड़ा तंग किया, इसमें हमें बहुत ज्यादा एफर्ट इसके ऊपर लगाना पड़ी, तो हम क्या करेंगे? इसको की ऑडिट मैटर में इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे रीवैल्यूएशन ने बड़ा तंग किया, जैसे डेफर्ड टैक्स की वेरिफिकेशन ने बड़ा तंग किया, तो इस तरह के प्रोसीजर जो जैसे टैक्स कंटिजेंसीज जो थी बहुत ज्यादा थी, जैसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा थी। अब देखिए, रिलेटेड पार्टी आपने एमसीएस मैटर में पढ़ा? रिलेटेड पार्टी पढ़ा एमसीएस मैटर में? कौन पढ़ा गया है? मैंने तो नहीं पढ़ाया। रिलेटेड पार्टी एमसीएस मैटर के एग्जांपल में रिलेटेड पार्टी तो नहीं था, अदर मैटर में था, अदर मैटर में था, गोइंग कंसर्न में था। तो इसका मतलब है कि ऑडिट, लेकिन इसको वेरीफाई करना मुश्किल होता है ना? कैसे पता चला मुश्किल होता है? वो ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, वो ट्रांजैक्शन नॉट ऑन आर्म लेंथ बेसिस, वो प्रोसीजर इफ अनआइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टीज आर आइडेंटिफाइड। खुद बताए सारे प्रोसीजर आसान थे। तो अगर रिलेटेड पार्टी के हवाले से प्रोसीजर परफॉर्म किए हो की ऑडिट मैटर में बता देने चाहिए कि नहीं? इन शॉर्ट, पूरे ऑडिट में हमने जितने भी प्रोसीजर परफॉर्म किए, इनमें जो टॉप 2 या टॉप 3 प्रोसीजर्स हैं, टॉप 2-3 एरियाज के प्रोसीजर, वो हम की ऑडिट मैटर में इंक्लूड करेंगे। लेकिन याद रखें, जिस तरह एमसीएस ऑफ मैटर में उसने एक नसीहत की थी ना कि एक्सेसिव यूज ना करना इसका, ये ना हो कि एक रिपोर्ट के अंदर 3-3, 4-4 एमसीएस ऑफ मैटर पैराग्राफ 5-5 आ रहे हैं, नहीं। उसी तरह यहां पे भी कह रहा है कि की ऑडिट मैटर जो है इनको रीजनेबल रखना है, तादाद को 2 कर लो, 3 कर लो, ज्यादा दिल करे 4 कर लो। ये नहीं कि आपने 10-12 एरियाज के ऊपर की ऑडिट मैटर इंक्लूड कर दिया, ठीक है? क्योंकि की ऑडिट मैटर में लफ्ज की अहम है, इसका मतलब है हर ऑडिट की जो प्रॉब्लम है, मैटर है, यहां पे नहीं आएगा। कौन से आएंगे? जो मोस्ट सिग्निफिकेंट। और मोस्ट सिग्निफिकेंट कितने होते हैं? 3, 2, 3, कभी कभी 4, ठीक है? एक दफा के 2 साल पहले एक बॉडी ने रिसर्च की, उसने, क्योंकि ये भी रिसेंटली आया ना, तो आईफैक्ट भी रिसर्च कर रहा है इसके ऊपर, इसका आउटकम के ऊपर। तो पता चला कि जो लिस्टेड कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में की ऑडिट मैटर रिपोर्ट हो रहे हैं ना, वो एवरेज तकरीबन 2.6 पैराग्राफ की एवरेज बनती है एक ऑडिट रिपोर्ट में। यानी ज्यादातर 2 और 3 के दरमियान में की ऑडिट मैटर्स दिए जा रहे हैं प्रैक्टिस में एक रिपोर्ट के अंदर। एक रिपोर्ट के अंदर नॉर्मली कितने की ऑडिट मैटर देते हैं? लेकिन याद रखें, ये एवरेज 2.6 आपको पता है एवरेज कैलकुलेट होती है। इसमें कुछ ऐसी भी कंपनीज थे जिनके 5 भी हो सकते हैं, और कुछ ऐसी भी कंपनीज थी जिनका कोई की ऑडिट मैटर था ही नहीं, सब भी हो सकते हैं। क्लियर हुई बात? अच्छा, एक और आपको बात बता दूं जो स्टैंडर्ड में क्लियरली नहीं लिखी हुई। एमसीएस ऑफ मैटर और की ऑडिट मैटर में एक फर्क यह है कि एमसीएस ऑफ मैटर यूजर के लिए जो अहम चीज है ना, सब्सटेंशियल, वो है, और की ऑडिट मैटर जो ऑडिटर के लिए सब्सटेंशियल है, वो है। यानी की ऑडिट मैटर सोचते हुए हमने देखना है ऑडिटर के लिए कौन सी चीज ज्यादा मसले वाली है, और एमसीएस ऑफ मैटर में हमने देखना है यूजर्स के लिए कौन सी। हम इस वक्त फिलहाल की ऑडिट मैटर डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, अच्छा आपको एक यहीं पे एक टेक्निकल
क्वेश्चन पूछूं, क्या बता सकते हैं कि की ऑडिट मैटर और की ऑडिट मैटर सेक्शन में क्या फर्क है? हाँ, की ऑडिट मैटर सेक्शन एक पूरा पैराग्राफ है, की ऑडिट मैटर इसके अंदर इंडिविजुअल मैटर्स है, इंडिविजुअल मैटर, यानी रिपोर्ट में की ऑडिट मैटर सेक्शन एक ही होगा, जो उसके अंदर की ऑडिट मैटर्स हैं वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। अच्छा, पहला कंसेप्ट ये है की ऑडिट मैटर सेक्शन रिपोर्ट में कब आएगा? क्या? की ऑडिट मैटर सेक्शन कहता है ये लिस्टेड कंपनीज के लिए रिक्वायर्ड है, लिस्टेड कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट में लाजमी आएगा, लिस्टेड कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट में लाजमी आएगा, एक्सेप्ट इन डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। लेकिन लिस्टेड कंपनी में अगर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं फिर नहीं आएगा। क्यों? अच्छा, सवाल पूछा ना क्यों, अभी खुद ही जवाब देगा, जवाब दे, 50 रुपए नाम दूंगा। क्यों? क्यों? सोचे। क्वेश्चन ये है, स्टैंडर्ड कहता है लिस्टेड कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट में की ऑडिट मैटर सेक्शन जरूर आएगा, लेकिन जब डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देगा ना लिस्टेड कंपनी पे फिर नहीं आएगा। एक मिनट, 1 बाय 1। अच्छा, ऐसे एक से ज्यादा बताएंगे तो फिर किसी को भी प्राइज नहीं मिलेगा। हाँ, शाबाश, तकरीबन सही कंसेप्ट। डिस्क्लेमर कह रहे, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन हम कह रहे हैं हमने कोई काम किया ही नहीं, कोई एविडेंस लिया ही नहीं। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में यही कहते हैं ना कि हमने कोई भी काम नहीं किया, कोई भी। और इधर की ऑडिट मैटर सेक्शन होता है तो उसमें कह रहे थे हमने ये काम भी किया, हमने ये भी किया, हमने बड़ा हम काम किया, ये भी किया। उन्होंने कहा जब काम किया है तो एविडेंस किधर गया है? डिस्क्लेमर में कह रहे हो एविडेंस कोई नहीं मिला, और की ऑडिट मैटर में कह रहे हो कि काम बड़ा किया है, तो ये इनकंसिस्टेंसी आ जाती दोनों में, दोनों पैराग्राफ में। इसीलिए इसको अपोजिट जो इफेक्ट, इसको खत्म करने के लिए उन्होंने कहा अगर आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं तो क्या मैटर सेक्शन नहीं। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और उसमें कहेगा कि एडवर्स ओपिनियन दे रहे हैं और आप कहेंगे कि यार मैटर आएगा, नहीं आएगा, एडवर्स में आएगा, एडवर्स में आएगा। ये आप सही लिखेंगे, सही लिखेंगे, हमेशा आप एग्जाम में सारी चीजें गलत थोड़ी लिखते हैं। ये से डिस्क्लेमर में नहीं आएगा की ऑडिट मैटर, एडवर्स ओपिनियन है तो की ऑडिट मैटर आएगा, आएगा। अनलेस रिक्वायर्ड बाय। अब देखिए पूरे ऑडिट में जहां कहीं रिक्वायर्ड बाय लॉ आ गई ना कोई चीज, तो आपको जो भी पढ़ाया गया है उसको करे साइड पे, और जो लॉ कह रहा है वो अमल कर ले। ये हर जगह का असूल, हर जगह का असूल। आगे चलते हैं। अच्छा, लिस्टेड कंपनी के केस में तो जरूर आएगा अनलेस के डिस्क्लेमर ओपिनियन दे रहे हैं। अनलिस्टेड के केस में ऑप्शनल है, इंक्लूड करना चाहे ऑडिटर तो कर सकता है, उसका बड़ा दिल कर रहा है कि ऑडिट मैटर सीखा है क्लास में, लेकिन लिस्टेड क्लाइंट कोई नहीं मेरे पास आ रहा, अनलिस्टेड में दे दो, अनलिस्टेड में। फॉर एग्जांपल अगर कोई पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी है, उसमें आप समझते हैं जरूरी है, इंक्लूड करना चाहे कर सकते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी वो होती है जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, जिसमें डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग हो रही होती है, जैसे बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, जैसे चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग होती है, लोग आगे डोनेशन देते हैं, म्यूचुअल फंड्स वगैरह, लोग आगे पैसे इन्वेस्ट करते हैं। चलिए, अच्छा ये तो कंसेप्ट था कि ऑडिट मैटर सेक्शन का, कब आएगा कब नहीं आएगा। अब क्या स्टडी करने जा रहे हैं की ऑडिट मैटर। की ऑडिट मैटर है क्या? सुने, पहला असूल मुझे बताइए, क्या ऑडिटर डायरेक्टर्स को कुछ मैटर्स कम्युनिकेट करता है? करता है। हाँ, चैप्टर 2 में पढ़ा था कि ऑडिटर की प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी तो ओपिनियन देना है, लेकिन टू कम्युनिकेट इन अकॉर्डेंस विद फाइंडिंग एज रिक्वायर्ड बाय आईएसएस, ये भी उसकी रिस्पांसिबिलिटी है। तो ऑडिटर डायरेक्टर्स को कुछ मैटर कम्युनिकेट करता है। ये भाई मुझे बताएंगे कौन कौन से मैटर्स अभी तक हमने सीखे हैं जो डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करता होगा, बताइए जरा। अगर कोई मिस स्टेटमेंट है, मैनेजमेंट ठीक नहीं कर रही, वो बताते हैं। अगर स्कोप लिमिटेशन है, मैनेजमेंट रिमूव नहीं करी, वो भी बताते हैं। इंटरनल कंट्रोल वीकनेसेस हो, वो भी बताते हैं। रिलेटेड पार्टी कौन सी? जो मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई नहीं की या जिस पे अप्रूवल नहीं ली, वो भी डायरेक्टर्स को बताते हैं। और रिस्क ऑफ फ्रॉड, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब हम सारे इस बात से एग्री करते हैं कि ड्यूरिंग द ऑडिट बहुत से ऐसे मैटर्स हैं जो ऑडिटर डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करता है। एग्रीड? तो फ्रॉम मैटर्स कम्युनिकेटेड विद दोज शाल बी गवर्नेंस, इन मैटर्स से। अच्छा आप देखिए, जो मैटर्स कम्युनिकेट किए गए होते हैं वो नॉर्मल होते हैं कि सिग्निफिकेंट? तभी लेवल है, डायरेक्टर लेवल पे बात सिग्निफिकेंट ही होगी, छोटी मोटी थोड़ी होगी। सिग्निफिकेंट मैटर्स कम्युनिकेट किए, तो जो की ऑडिट मैटर्स सिग्निफिकेंट होते हैं कि मोस्ट सिग्निफिकेंट? मोस्ट सिग्निफिकेंट। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट भी होता है, पहले सिग्निफिकेंट फिर ही मोस्ट। तो इसका मतलब है जो भी की ऑडिट मैटर होगा
वो हमेशा उसी लिस्ट में से उठाया जाएगा जो डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट किया है। एग्री करते हैं कि नहीं? क्योंकि डायरेक्टर्स को करनी है सिग्निफिकेंट, और मोस्ट सिग्निफिकेंट उन्हीं में से मोस्ट सिग्निफिकेंट होगा। यानी अगर डायरेक्टर्स को 20 मैटर्स कम्युनिकेट किए गए हैं तो इन्हीं 20 मैटर में से जो टॉप 2, टॉप 3, टॉप 4 होंगे वो हमारे की ऑर्डर मैटर होंगे, जो इनसिग्निफिकेंट में से मोस्ट सिग्निफिकेंट है। यही सिखा रहा है। कह रहा है सेलेक्टेड फ्रॉम मैटर्स कम्युनिकेटेड विद दो चार मैटर कम्युनिकेट किए, इनमें से जो मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर हैं किसके? करंट पीरियड के, वो की ऑर्डर मैटर होंगे। वो की बात होता है पिछले साल का भी कोई मैटर होता है, जैसे पिछले साल कोई एरर करेक्शन कोई और मसला, तो पिछले साल के की ऑर्डर मैटर में होगा ना, इस साल के की ऑर्डर मैटर में थोड़ी होगा। इस साल के की ऑर्डर मैटर में तो इसी साल का मैटर होगा। तो की ऑर्डर मैटर में 3 चीजें होना जरूरी हैं। मोस्ट सिग्निफिकेंट पहले नहीं है, पहले मैटर्स कम्युनिकेटेड विद ओजावी गवर्नेंस, फिर उसमें से मोस्ट सिग्निफिकेंट, और फिर होना भी करंट पीरियड का चाहिए, करंट पीरियड का चाहिए। यानी बात आपको पता है ना, हम पिछले साल का एविडेंस यूज कर लेते हैं तो करंट पीरियड। बात ऐसा भी होता है, ये हमारे स्कोप से बाहर है। हमारा जो आखिरी क्लाइंट मेरे आर्टिकल्स के बाद हर मैनेजरियल लेवल पे जब जॉब की, उसमें जो आखिरी मेरी जॉब थी ना, वो एक हॉस्पिटल था, और उस हॉस्पिटल का ऑडिट रिक्वायर्ड नहीं होता, उसका ऑडिट नहीं होता था। लेकिन गवर्नमेंट चेंज, आपको पता है हर आने वाली गवर्नमेंट की ख्वाहिश होती है पिछली गवर्नमेंट का कोई ना कोई स्कैंडल उठाए। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने हमारी फर्म से कॉन्टैक्ट किया। फर्म वैसे मेरा नहीं ख्याल कि उसका एक्सेप्ट किया, क्योंकि हमारी फर्म पॉलिटिकल क्लाइंट्स को अवॉइड करती थी, वो बाद में दूसरी गवर्नमेंट आके मसला करती होती है। तो उन्होंने कहा कि आप पिछले इस हॉस्पिटल का पिछले 5 साल का ऑडिट करें और देखिए इसमें कोई गड़बड़ मसले मसाइल हैं तो हमें रिपोर्ट करें। ठीक है, ये अगर ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया जाता, मुझे नहीं पता मैंने उसके बाद क्या हुआ, फॉर्म से मैं निकल आया था, टीचिंग में आ गया। अगर ये एक्सेप्ट कर लिया गया होता, ये स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है, नॉन स्टैट्यूटरी? नॉन स्टैट्यूटरी। क्या इसमें की ऑडिट मैटर इंक्लूड कर सकते हैं? लिस्टेड नहीं है तो रिक्वायर्ड नहीं है, करना चाहे तो कर सकते हैं। अच्छा, उसने कहा पिछले 5 सालों का ऑडिट करें, पिछले 5 साल का। उसमें 2000 फर्ज कीजिए कि 2009 भी था, 8 भी था, 7 भी था, 6 भी था, 5 भी था। अब हर साल में, अब देखें रिपोर्ट तो हमने 2009 में देनी थी ना, 2009 की रिपोर्ट में एक साल का अलग-अलग ओपिनियन दे देना था। ठीक है, यानी कि एक ऑप्शन होती है कि 5 रिपोर्ट इशू कर दें, एक ऑप्शन होता है एक ही रिपोर्ट के अंदर 5 ओपिनियन दे दें। 5 रिपोर्ट तो एक ही आज ही जानी थी, बैक डेट पे जाके थोड़ी रिपोर्ट इशू करनी थी। उसमें एक की ऑडिट मैटर 2006 का है, एक 7 का, एक 8 का, एक 9 का है। बताइए कि उसमें सारे की ऑडिट मैटर्स आएंगे या सिर्फ 2009 का? ये वो बता रहा है, यही बता रहा है कि जो लेटेस्ट वाला है ना, रिसेंट वाला, वो आपने इंक्लूड करना है। पुराने वालों का टाइम गुजर चुका, वो एक्सपायर हो गए थे जरूर, लेकिन वो एक्सपायर। करंट पीरियड वाली एग्जांपल समझ आ गई क्यों लिखा है? तो की ऑडिट मैटर जब कभी आप किसी डेफिनेशन पूछे, आपकी डेफिनेशन में 3 अल्फाज लाजमी आने चाहिए। कौन कौन से? दोषावी गवर्नेंस, मोस्ट सिग्निफिकेंट, करंट पीरियड। इसके बगैर आपकी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है, जो मर्जी लिख लें। और ये 3 लफ्ज लिख दिए, डेफिनेशन कंप्लीट है, दुनिया का हर ऑडिटर एग्री करेगा, यही डेफिनेशन बनती है। क्लियर हो गया? अच्छा, आगे चलते हैं। की ऑडिट मैटर, अब हमने आपको बताया 2 चीजें सीखनी है। क्या? कैसे डिटरमिन करें कोई मैटर की ऑडिट मैटर है कि नहीं, और ड्राफ्ट कैसे करें। डिटरमिन कैसे करें, ड्राफ्ट कैसे करें। नो प्रॉब्लम। कहता है आपने कुछ फैक्टर कंसीडर करने हैं, इन फैक्टर्स को सामने रख के डिसाइड करेंगे। इन फैक्ट आपको पता है स्टैंडर्ड नॉर्मली चीजें ऑडिटर की जजमेंट पे छोड़ता है, लेकिन जजमेंट कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही होती है। जैसे उसने सिखाया था सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस क्या होगा, उसने कहा ऑडिटर की जजमेंट पे डिपेंड करता है, लेकिन उसने कहा जजमेंट भी हवाई नहीं होगी, ये फैक्टर पे। ये ना सिक्का छाल के कहीं हेड आया तो एविडेंस सफिशिएंट है, टेल आया तो सफिशिएंट नहीं है। उन्होंने कहा ये भी जजमेंट है एक तरह से, लेकिन ये प्रोफेशनल जजमेंट नहीं है। प्रोफेशनल जजमेंट हमेशा कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही होती है। तो की ऑडिट मैटर क्या है, उसने कहा ये ऑडिटर की जजमेंट पे छोड़ते हैं हम, क्योंकि कुछ पता नहीं कि इस ऑडिटर को क्या प्रॉब्लम लगे। ठीक है, किस ऑडिटर को क्या अब देखें आपके अकाउंटिंग में कितने चैप्टर्स हैं? FAR1, चले फर्ज कीजिए 12 चैप्टर्स हैं, 12 टॉपिक्स हैं। अब मैं इनसे पूछूं, हो सकता है इनके लिए कोई और चैप्टर मोस्ट सिग्निफिकेंट हो, इनसे पूछूं हो सकता है इनकी मेहनत किसी और चैप्टर्स पे लगी हो। तो हालांकि सिलेबस एक ही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वही है, हो सकता है एक ऑडिटर के लिए कोई और एरिया मोस्ट सिग्निफिकेंट है, दूसरे ऑडिटर के लिए कुछ और, तो उसने जजमेंट पे छोड़ा।
लेकिन जजमेंट भी फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। उसने कहा ये नहीं अकड़ बकड़ बम्बे वो करके कोई ये चैप्टर की यार्ड मैटर है, ये नहीं, ऐसे नहीं। देखो किस चैप्टर्स में रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट ज्यादा है, कौन सा चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा अहम है, किस चैप्टर में आपको समझने के लिए ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़े, है वो की यार्ड मैटर होंगे। और अगर आपके सारे की यार्ड मैटर है, नहीं ऐसे नहीं, मोस्ट सिग्निफिकेंट। तो ये याद रखिए, ये वेरी कर सकता है ऑडिटर टू ऑडिटर, लेकिन कुछ फैक्टर्स को सामने रख के डिसाइड करना है। जैसे सिग्निफिकेंट रिस्क, क्या कहना चाह रहा है, जिन एरियाज में सिग्निफिकेंट रिस्क होगा की ऑडिट मैटर हो सकते हैं, अगर बाकी कंडीशन भी पूरी हो। जिन एरियाज में सिग्निफिकेंट जजमेंट्स और अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व होगी की ऑडिट मैटर हो सकते हैं। जो सिग्निफिकेंट इवेंट्स अकर ड्यूरिंग द पीरियड है वो की ऑडिट मैटर हो सकते हैं। सिग्निफिकेंट इवेंट अकर ड्यूरिंग द पीरियड। अच्छा ये एमसीएस मैटर में नहीं पड़ा था, एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूं, आप बल्कि उस एग्जांपल से 3 इंपैक्ट निकालते हैं। पहला इंपैक्ट, क्लाइंट ने ड्यूरिंग द ईयर आईटी सिस्टम लॉन्च किया। अब ये एग्जांपल थोड़े से चेंज के साथ इस अटेम्प्ट में भी टेस्ट हुई है। क्लाइंट ने ड्यूरिंग द ईयर आईटी सिस्टम लॉन्च किया और उसमें कोई फार्मूला की गलतियां थी, सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऐसी की तैसी फिर गई, कोई अमाउंट सही ना डेटर्स की, ना क्रेडिटर की, ना इन्वेंट्री की, ना फिक्स एसेट की सही तरीके से कैलकुलेट नहीं हो पा रही, अल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस भी नहीं मिला। ये क्या है, स्कोप लिमिटेशन इफेक्ट, परवेसिव ओपिनियन, डिस्क्लेमर। क्लियर? अच्छा दूसरा, ड्यूरिंग द ईयर एसेट्स को आग लगी और जो नुकसान हुआ मैनेजमेंट ने रिकॉर्ड कर लिया। एमसीज ऑफ मैटर पढ़ा था हमने, ड्यूरिंग द ईयर की एग्जांपल भी थी एमसीज ऑफ मैटर में। मेजर डिजास्टर अफेक्टिंग एंटिटीज फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट कर रहा है। अच्छा अगर ड्यूरिंग द ईयर आईटी सिस्टम लॉन्च किया, हमें बड़ी ही मेहनत करना पड़ी उसकी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई, लेकिन हो गई वेरीफाई, हो गई वेरीफाई, लेकिन बड़ी मुश्किल से हुई, क्या ये सिग्निफिकेंट इवेंट है? ये हालांकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन सिग्निफिकेंट इवेंट है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट कर रहा होता ना तो फिर एमसीज ऑफ मैटर, यहां पे की ऑडिट मैटर, ठीक है। लेकिन बहरहाल अगर किसी जगह पे आपको लगे ना कि कोई एग्जांपल ऐसी आई कि आपने दे दी ना एमसीज ऑफ मैटर में लिखी हुई है ना की ऑडिट मैटर में, जजमेंट लगानी है तो वहां पे जजमेंट लगा दें, जजमेंट लगा दें। बेहतर है की ऑडिट मैटर में ले जाएं इस तरह की सिचुएशन को, जो नई सिचुएशन आती है ना और वो एमसीज ऑफ मैटर में भी नहीं है, उधर मैटर में भी नहीं है, वो गोइंग कंसर्न में भी नहीं है, वो मिस स्टेटमेंट में नहीं है, स्कोप लिमिटेशन में नहीं है, किधर फिट कर दें, ठीक है। इसका क्राइटेरिया थोड़ा सा रिलैक्स है, लेकिन याद रखें शर्तें पूरी होनी चाहिए। क्या? डायरेक्टर्स को जरूर कम्युनिकेट किया हो, डायरेक्टर को जरूर कम्युनिकेट किया। मोस्ट सिग्निफिकेंट करंट पीरियड, भाई क्लियर? कॉम्प्लेक्सिटी सब्जेक्टिविटी क्या कह रहा है? अगर कोई मैटर ऐसा है जो बहुत कॉम्प्लेक्स है, बड़ी सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है, सब्जेक्टिविटी समझते हैं ना, अनसर्टेनिटी, तो वो की ऑडिट मैटर हो सकता है। अगर किसी एरिया में स्पेशलाइज्ड नॉलेज, किसी एक्सपर्ट को यूज किया है, किसी एक्सपर्ट को, तो वो की ऑडिट मैटर हो सकता है। ये फैक्टर्स बताए हैं उसने, इन फैक्टर्स को सामने रख के डिसाइड करना है कि ऑडिट मैटर है कि नहीं, ठीक है। लेकिन ये फैक्टर्स होते हैं प्रैक्टिशनर्स के लिए, जिन्होंने अपनी जजमेंट अप्लाई करनी है। एग्जाम में नॉर्मली आपको चाहिए होती है लिस्ट। आप कहते हैं सर एग्जाम में बैठ के कैसे हमें पता चलेगा कि इसको किधर लेके जाए? हमें लिस्ट दे दे, ये मिस स्टेटमेंट की लिस्ट है, ये स्कोप लिमिटेशन की है, ये एमसी मैटर की, ये अदर मैटर की, ये गोइंग कंसर्न की, ये की ऑडिट मैटर की। हम लिस्ट याद करेंगे, एग्जाम में जो सिचुएशन आई जिस लिस्ट की उधर फिट कर देंगे। तो ये फैक्टर्स कंसीडर करने हैं। लेकिन नॉर्मली जो एग्जाम में एग्जाम्पल टेस्ट करता है या कर सकता है, उसकी अलग से भी लिस्ट बनी हुई है। ये आपकी आसानी के लिए लिस्ट बनी है कि मुश्किल के लिए? अगर ये लिस्ट ना बनी होती तो आपको क्या करना पड़ता? आपको इन फैक्टर्स को सामने रखे जजमेंट अप्लाई करना पड़ती। तो अब आपके लिए आसानी क्या हुई? इनमें से कोई भी सिचुएशन एग्जाम में आ जाए, दस्ती पहुंच जाए की ऑडिट मैटर पे, ये तो की ऑडिट मैटर है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा हमारी कोशिश ये है कि अहम वाली एग्जाम्पल ऊपर जो एग्जाम में ज्यादा टेस्ट करता है और कम अहम वाली नीचे, लेकिन बहरहाल एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं, सारी लिस्ट है। रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट है या इंपेयरमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स है। रीवैल्यूएशन का मतलब होता है अपवर्ड मूव जाना, इंपेयरमेंट का मतलब होता है डाउनवर्ड जाना। क्या रीवैल्यूएशन का आसान है क्या मुश्किल? एक्सपर्ट भी आ जाता है। और इंपेयरमेंट,
इसमें तो एक्सपर्ट नहीं आता, लेकिन इसमें सब्जेक्टिविटी ज्यादा है, जजमेंट ज्यादा है, फ्यूचर के कैश फ्लोज प्रेडिक्ट करने होते हैं। तो एग्जाम में जहां कहीं आ जाए कि क्लाइंट ने रीवैल्यूएशन करवाई है और डिस्क्लोजर लेकिन नहीं दिया, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? मिस स्टेटमेंट है, की ऑर्डर मैटर नहीं है। चाह रहा हूं, अगर कहे कुछ एसेट्स की रीवैल्यूएशन की है, कुछ की नहीं की, ये मिस स्टेटमेंट है। क्वालिफाइड इस पे की ऑर्डर मैटर नहीं, लेकिन रीवैल्यूएशन की है और सही की है, ये ऑर्डर मैटर। इंपेयरमेंट की है, सर्कमस्टेंसेस डिस्क्लोज नहीं की, और इंपेयरमेंट की और सही रिकॉर्ड डिस्क्लोज कर दिया, ये ऑर्डर मैटर। शाबाश। फिर इसके बाद न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जब न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ गया, मटेरियल फैक्ट है, क्या करेंगे? कर दिया, सारा कुछ सही किया हुआ। न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एम्फेसिस ऑफ मैटर। ये इसका ये क्या है? ये चेंज इन फ्रेमवर्क या पॉलिसी। नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ गया, वो एम्फेसिस ऑफ मैटर। एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड में कोई रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, वो की ऑर्डर मैटर। ये आपको बताया था ना उधर कि ये न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और चीज है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी और चीज है। तो ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हो तो की ऑर्डर मैटर आता है, और न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो तो इस पूरे ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना, और प्रैक्टिस में भी सबसे अहम चैप्टर में से एक चैप्टर समझा जाता है ऑडिट रिपोर्ट का। और इसमें की टू सक्सेस एक ही है, क्या भला? आपको हर सिचुएशन की लिस्ट याद होनी चाहिए। ये स्कोप लिमिटेशन है, ये मिस स्टेटमेंट है, ये एम्फेसिस मैटर की लिस्ट है, ये अदर मैटर की लिस्ट है, ये गोइंग कंसर्न की लिस्ट है, ये की ऑर्डर मैटर की। जिसको लिस्ट याद है ना, क्वेश्चन उसका क्लियर है, आसान। वो सिर्फ फिर थोड़ा सा फंसता है प्रोसीजर जब पूछ ले, वो प्रोसीजर पूछ ले, वरना बाकी रिपोर्ट के ऊपर इंपैक्ट उसका परफेक्ट हो जाता है कि रिपोर्ट पे क्या इंपैक्ट आएगा। एग्जाम में केस स्टडी में उसने पूछा ना रिपोर्ट पे क्या इंपैक्ट है, वो परफेक्ट हो जाएगी। लेकिन बाज़ औक़ात कहता है उससे पहले मुझे प्रोसीजर भी बताओ, सिचुएशन में क्या परफॉर्म करोगे। अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज की, क्या प्रोसीजर परफॉर्म करोगे? सोचें एज ऑडिटर। प्रोसीजर पूछा, इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट नहीं पूछा, की ऑर्डर मैटर भी नहीं बताना, प्रोसीजर पूछा है। देखेंगे रीजन पूछेंगे मैनेजमेंट से, क्यों पॉलिसी चेंज की, क्या इससे ट्रू एंड फेयर व्यू अचीव हो रहा है, और फिर देखेंगे क्या इसकी एप्लीकेशन IFRS के मुताबिक की गई है, क्या डिस्क्लोजर दिए गए हैं, ये भी प्रोसीजर ही है, ये लिखें। तो प्रोसीजर भी आप बाज़ औक़ात फंस जाते हैं, लेकिन अगर लिस्ट याद होगी ना, इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट आपका क्लियर है। फिर एक्विजिशन, डिस्पोजल, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ बिजनेस यूनिट। बिजनेस यूनिट एक होता है एक एसेट को बेचना, एक होता है ग्रुप ऑफ एसेट को बेचना। ये जो एक्विजिशन या डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट नहीं है, ग्रुप ऑफ एसेट, बिजनेस यूनिट्स, कोई सब्सिडरी बेच दे, सब्सिडरी बेच दे, तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो की ऑर्डर मैटर है। ये सीफैप में पूछा था उसने। लेकिन अगर एक ही कंपनी हो, उसका आप पूरा एक डिपार्टमेंट, एक प्रोडक्ट है, पेप्सी वालों ने कहा आज के बाद हम एक्वाफिना नहीं बनाएंगे, सारे एसेट में एक आधा एसेट नहीं बेचे, एक आधा एसेट बेचे ना, वो की ऑर्डर मैटर नहीं होता, वो तो रूटीन है ना। ग्रुप ऑफ एसेट बेचे, की ऑर्डर मैटर है। या एक्वायर करें, तो मेजर एक्विजिशन हो, डिस्पोजल हो, या रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ बिजनेस हो, ये क्या है? डेफर टैक्स आसान है, प्रोविजंस, ग्रेचुटी, प्रोविजंस वगैरह पेएबल है, प्रोविजन आसान। अच्छा, ये प्रोविजन फॉर बैड डेट आसान होगी, लेकिन ये जो प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग है, ये भी आसान है। ये रिस्क असेसमेंट में आएगा रीस्ट्रक्चरिंग की प्रोविजन वो जो होता है क्या क्या जब फिक्स है, डिस्पोज, डिसमेंटलिंग, डिसमेंटलिंग की प्रोविजन आसान है, उसकी काउंटिंग आसान है, उसको एस्टिमेट करना मुश्किल। 10 साल बाद क्या अमाउंट डिसमेंटलिंग की होगी, डिस्काउंट करने के लिए क्या डिस्काउंट रेट यूज करना है, ये भी चले, ये भी आसान है। प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, अब बताएं, पेंशंस, चले आसान है भाई, मुझे तो मुश्किल लगता है, मैं तो ऑडिट करूंगा तो इसे की ऑर्डर मैटर में डालूंगा, चले ठीक है। लेकिन ये चूंकि आपको पता है ये कोई पक्की लिस्ट थोड़ी है, ये तो केस टू केस वेरी करते हैं, केस टू केस वेरी करते हैं। आपको हो सकता है डेफर टैक्स मुश्किल लगते हो, मुझे हो सकता है IS2 मुश्किल लगता हो, मेरे लिए की ऑर्डर मैटर कुछ और है, आपके लिए कुछ और। हाँ, इन्वेंट्री में भी भाई, इन्वेंट्री ये नहीं FIFO LIFO, इन्वेंट्री में ये होता है अगर आपने सेल की विद ऑप्शन ऑफ रीपरचेज तो क्या होगा, अगर आप इन्वेंट्री को सेल करें बाय वन गेट वन फ्री ऑप्शन पे तो अकाउंटिंग कैसे होगी। इन्वेंट्री में भी बड़े मसले हैं, ये सीफैप लेवल पे पहुंचेंगे फिर पता चलेगा। अगर एक्सपर्ट या कंपोनेंट ऑडिटर को यूज किया किसी एरिया में
तो मुश्किल था इसीलिए दूसरों को बुलाया। टैक्स कंटीजेंसी, अच्छा इसके ऊपर तो ये तो गलत हो गया, सॉरी, एमसीएस मैटर नहीं देते। हाँ, टैक्स कंटीजेंसी में की ऑर्डर मैटर आता है, एमसीएस मैटर उस वक्त आता है जब रेगुलेटरी एक्शन हो। एक मिनट, समझ क्यों नहीं आ रही ये टाइम? अच्छा 2 मिनट, 2 मिनट। हाँ, आपकी शालीमार एक्सप्रेस छूट रही है, 2 मिनट ठहर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कहां से समझ आना बंद हुई थी बता दें। डेफर टैक्स मुश्किल एरिया है, इस पे की ऑर्डर मैटर आएगा। प्रोविजंस और ग्रेचुटी पेएबल, ग्रेचुटी पेएबल एम्प्लॉइज को एंड में पे करते हैं ना, गोल्डन हैंडशेक। पे 20 साल बाद करनी है जब एम्प्लॉय रिटायर होगा, कैलकुलेशन आप करने, बहुत मुश्किल एरिया है। IAS 19 आपने नहीं किया होगा अभी, है ना? IAS 19 कर लिया। चलिए आखिरी एग्जांपल, सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। ये मुश्किल है ना? नहीं ना याद, नहीं ना याद है? कोई जो कहे रिलेटेड पार्टी आसान है? बताओ, बताइए। ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं? बता दे। हाँ जी, सबसे पहले देखना है रिलेटेड पार्टी इन्वॉल्व है कि नहीं। सबसे पहले देखेंगे रिलेटेड पार्टी इन्वॉल्व है। हाँ जी, अगर से रिलेटेड पार्टी इन्वॉल्व हुई, हाँ जी, तो हम 2-4 बंदे से, तो फिर 2-4 बंदे से बात करेंगे। ये हाल है रिलेटेड पार्टी इन्वॉल्व। आखिरी कंसेप्ट आज का, इसके बाद छुट्टी। ये बताने से जरूरी है ताकि असाइनमेंट कर सके। कह रहे प्लस पॉसिबल है, प्लस पॉसिबल है, इसका मतलब क्या है? कह रहे इस पे पक्के ना हो जाना। अब मजे की बात सुन, केस स्टडी एक दफा आई, उसने कहा कि रेवेन्यू एक एरिया है, ऑडिट में मोस्ट सिग्निफिकेंट है, और डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट भी किया है। बताओ की ऑडिट मैटर आएगा कि नहीं आएगा? स्टूडेंट ने कहा मैंने से एक चीज याद किया जो सर ने कही थी, ये देखा लेके आया। उसने कहा कहीं पे भी रेवेन्यू नहीं लिखा हुआ। उसने कहा की ऑडिट मैटर नहीं आएगा। कमेंट्स में उसने कहा भाई ये एग्जांपल्स हैं, रूल ऊपर दिखाया, रूल अहम होता है कि एग्जांपल्स? उसने कहा रूल क्या था? मोस्ट सिग्निफिकेंट क्वेश्चन में लिखा था कि नहीं? मोस्ट सिग्निफिकेंट लिखा था। करंट पीरियड लिखा था नहीं? रेवेन्यू करंट पीरियड का लिखा था। मैटर्स कम्युनिकेटेड में तो लिखा था कि नहीं? लिखा था। और फिर उसने कहा एग्जांपल्स के एंड पे भी एक बात लिखी थी, क्या? प्लस इज आल्सो, यानी इस लिस्ट के अलावा भी अगर कोई ऐसा मैटर हुआ जो ये शर्तें पूरी कर रहा हुआ, वो भी की ऑडिट मैटर हो सकता है। ये तो है ही है, ये तो है ही है। इसके अलावा भी अगर कंडीशन पूरी हो तो हो सकता है। एग्जांपल है स्टैंडर्ड, जहां कहीं एग्जांपल देता है ना, ओरिजिनल स्टैंडर्ड जब आप पढ़ेंगे सीफएप पे, उसके नीचे लाइन लिखता है ये लिस्ट कंप्लीट नहीं है, अदर सिचुएशन आर आल्सो पॉसिबल। कहता है प्रैक्टिकल लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स है, हमारे लिए पॉसिबल नहीं कि हर चीज को आपके सामने लाके लिस्ट बना दे कंप्लीट। नहीं। क्या आज के लेक्चर के बाद आप इस काबिल हैं कि अगर आपसे पूछा जाए इस सिचुएशन में की ऑडिट मैटर आएगा कि नहीं, तो आप बता सकें? बिल्कुल। ये असाइनमेंट आपने लाजमी करने हैं, ठीक है? आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।